हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएलएड बीटीसी आपका जो 4th सेमेस्टर है उसके सामाजिक विज्ञान पेपर को कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अपने पेपर से पहले कंप्लीट वीडियो को देख कर जाइएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूजफुल है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिल रही है, क्योंकि ये हम कंप्लीट सिलेबस जो है वो एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर ही है आपका 1857 की क्रांति, उसकी सफलता असफलता, उसके परिणाम। मतलब सफल तो ये नहीं हुई थी, असफल हुई थी, किन कारणों से, आगे हम प्रश्न में जानते चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया? तो बहादुर शाह जफर जो थे, इनको जो है इसका नेतृत्वकर्ता जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? विलय नीति उनकी ये थी कि जो देसी राज्य थे उनको किसी भी ना किसी बहाने से वो क्या करते थे, अंग्रेजी राज्य में जो है मिलाते चले जा रहे थे। यही जो थी लॉर्ड डलहौजी की एक विलय नीति थी। फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? आपके इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे सामाजिक कारण चूंकि पूछे हैं तो याद रखिए कि अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता, व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ापन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से जो थे भारतीयों को वो तुच्छ समझते थे। कौन? अंग्रेज। तो ये इसके एक सामाजिक कारण में आता है कि भारतीयों के साथ भाई अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, उनके प्रति तिरस्कार की भावना थी अंग्रेजों के मन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे? यहाँ से आप सैन्य कारण पूछे हैं। सैन्य कारण में भारतीयों के साथ वेतन और पदों से संबंधित भेदभाव, यानी कि उनको कम वेतन दिया जाता था, उच्च पद थे जो उनसे वंचित रहते थे, हमेशा भारतीय उनको नहीं बिठाया जाता था उसमें। इसके अलावा कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने से उनकी धार्मिक भावनाओं को भी जो है वो ठेस पहुँचती थी। ये सब इसके आपके कारण में आएंगे, सैन्य कारण में आ जाएंगे। उसके अलावा जो वेतन था उसमें असमानता, मैंने पहले भी डिस्कस किया। पदों में संबंधित जो भेदभाव था। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 1857 की क्रांति थी उसके संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल के फूल जो थे इस विद्रोह का संदेश का प्रतीक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष तिथि क्या थी? देखिए, 31 मई 1857 को यह तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन 10 मई 1857 को ही ये क्रांति जो है वो शुरू हो गई थी। अपने निर्धारित तिथि से पहले शुरू होने के कारण ये भी एक इसकी असफलता का कारण माना जाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई? तो ये बैरकपुर छावनी, यहाँ से इनकी जो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। अब आपसे यहाँ पे डिफरेंट जो लोग हैं और कहाँ कहाँ से उन्होंने कमान संभाली थी इस युद्ध में, तो आपसे ये पूछा जाता है। सबसे पहले कानपुर में पूछा गया। तो देखिए, नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया, अजीम उल्ला खां उनके सहयोगी बने। नाना साहब जब नेपाल की जेल में बंद हो गए थे तब उसके उपरांत जो तात्या टोपे थे उन्होंने कानपुर की कमान संभाली थी। तो यहाँ पे तात्या टोपे होगा। पूछ रहे हैं कि लखनऊ में किसने बागडोर संभाली थी? तो जो कि राजधानी है, अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति जो है वहाँ पे बागडोर वाजिद अली शाह की जो बेगम थी हजरत महल, इन्होंने ये कमान संभाली थी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य प्रदेश से किसने जो कमान संभाली? तो मध्य प्रदेश में जो रामगढ़ की रानी अवंती बाई थी, इन्होंने यहाँ पे कमान संभाली। उसके अलावा बिहार में देखिए कुंवर सिंह ने संभाली थी, ध्यान रखिएगा। और अब आपसे यहाँ पे पूछा गया असफलता के कारण। यही मुख्य असफलता के कारण जो पेपर में पूछे भी जाते हैं। लघु उत्तरीय में आपसे हमेशा ये पूछा जाता है असफलता के कारण। तो यहाँ पे तो लिखा है योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव, एक ही कारण दिया, लेकिन मैं आपको कई कारण बताती हूँ जिससे आप अपने लघु उत्तरी में अच्छे से अच्छा लिख पाएंगे। देखिए, समय से पूर्व क्रांति की शुरुआत हुई, ये एक इसका कारण बना। क्रांतिकारी जो थे उनके पास बहुत ही सीमित साधन थे और अंग्रेजों के पास जो थे वो बहुत ही कुशल सेनापति थे, इस वजह से इसकी असफलता हुई। सीमित क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी और क्रांति जो थी उसमें सबसे बड़ी चीज़ की एकता का अभाव था। लोगों में आपस में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। नौसैन्य शक्ति जो होती है उसका अभाव था। इसके अलावा उद्देश्य जो था वो उनका एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। असहयोग दिखाया, सारे लोग सहयोग में नहीं आए और सफल नेतृत्व का भी कहीं ना कहीं अभाव रहा। अंग्रेजों के पास अच्छी संचार व्यवस्था थी और इनके पास इतनी अच्छी संचार व्यवस्था नहीं थी। ये सभी जो है इसकी असफलता के प्रमुख कारण में गिने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया था। अगला प्रश्न, सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि
से कितने दिन पहले हुआ, तो ये 31 मई 1857 तय थी, लेकिन 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया था। फिर पूछ रहे हैं कि सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया, तो यहाँ पे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कनिंग ने जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को हिट कीजिए, और साथ साथ वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स जो भी आपके 4th सेमेस्टर में है उनके साथ शेयर कीजिए, सभी के लिए वीडियो, ताकि हेल्पफुल हो पाए। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब जो क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। जैसा कि नेक्स्ट चैप्टर में आपका पूरा आंदोलन है, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है। आपसे पूछा है अहमदिया आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खां जो है इन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो मैडम H.P. ब्लॉटविस्की उसमें नाम आ जाएगा आपका। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, की थी राजा राम मोहन राय ने, और 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछ रहे हैं किसने की थी और कब की थी। यहाँ पे आपसे कब पूछा है, लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 में, ध्यान रखिएगा। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की, 1906 में आगा खान ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की। फिर पूछ रहे हैं कि वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित जो सम्मेलन था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है किया था। आधुनिक भारत के जनक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे भी पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे उनका पूछा है कि जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, तो यहाँ पे आपका 1863 में जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ये एक राष्ट्रवादी थे और कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के प्रति नागरिकों के जो है मन में एक संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते थे और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके कई सिद्धांत भी आए हैं जो आपसे पूछे जाएं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मानवता की सेवा करना और मूर्ति पूजा की उपासना, आत्मा परमात्मा को एक अंश के रूप में बताया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था, तो 1772 में इनका जन्म हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अल हिलाल नामक पत्र का प्रकाशन कौन करता है या किसने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उन्होंने अल हिलाल नामक पत्र का प्रकाशन किया था। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना, बहुत पूछते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक तो हमेशा ही पूछा गया है, और उसके साथ साथ प्रजातंत्र दल को याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने इन दलों की स्थापना की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई, तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार कराई थी। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसके अलावा सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर इसका क्या असर हुआ, तो जो भारत था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया था, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार से। उसके अलावा पूछा है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है, समझाइए। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए, ये जो है इससे तात्पर्य है हमारा। उसके अलावा धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है पूछा है, तो सामाजिक कुरीतियां जो हैं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज नहीं सुधर पाएगा, इसलिए धर्म से जो जुड़ी हुई कुरीतियां थी जैसे सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, देवदासी प्रथा है, इन सभी को जो है धीरे धीरे खत्म किया गया, तभी जो है सामाजिक कल्याण संभव था। साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना किसने की, 1864 में सर सैयद अहमद खां ने की थी। पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे, दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी सुधार आंदोलन के नेता थे। सत्यशोधक समाज का गठन पूछा जाता है, दलित जातियों के सुधार हेतु जो ज्योतिबा फूले थी उन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की थी, 1886 में जो है की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इसके अलावा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए एक नाम और आता है वो है आपका मैडम ब्लॉटविस्की। ये जो थी जर्मन रूसी रक्त की महिला थी और इन्होंने सबसे पहले न्यूयॉर्क, अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ पे जो है इन्होंने इसकी जो है वो स्थापना की थी सर्वप्रथम। उसके अलावा पूछ रहे हैं नव जागरण क्या है, तो धर्म तथा समाज से संबंधित जो पुरानी परंपराएं हैं एवं मान्यताएं हैं उनमें परिवर्तन करना, सोए हुए लोगों का जागना ही नव जागरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में रेनेसा हम बोलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कहाँ की, कोलकाता में राजा राम मोहन
रॉय ने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष पूछा है और किसके द्वारा की गई, तो 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग लिखेंगे, लेकिन केशव चंद्र सहयोग से, इनके सहयोग से जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो आपका प्राचीन वैदिक धर्म है इसको शुद्ध रूप से इसकी पुनः स्थापना की जाए, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन में है कि रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य थे कि मानव मात्र के कल्याण हेतु काम किया जाए, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार किया जाए, मिशन के लिए योग्य और चरित्रवान कर्मनिष्ठ सन्यासी जो है वो तैयार किए जाएं। उसके अलावा मुस्लिम सुधार जो फराजी आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी पूछा जाता है आपसे। अगर आपसे आंदोलन पूछे जाएंगे तो इस क्रम में आपसे सारे आंदोलन पूछे जा सकते हैं कि किसने कौन से आंदोलन की शुरुआत की। तो इसमें जो फराजी आंदोलन है वो शरीयत हाजी शरीयत उल्लाह ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ और इस आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना जो है विकास करने में सहायता दी थी। अगले प्रश्न में है कि राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की क्या भूमिका है, तो समाजवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय और भाषा विरोध के बीज बोने के बावजूद भी अखिल भारतीय भावना पनपी और जो है वैचारिक और भावनात्मक रूप से एकता को बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस और साहित्य की भूमिका बताइए। अनेक समाचार पत्र निकले उस टाइम जिसमें प्रकाशित स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण जैसे लोकप्रिय विचारों ने समाज में क्या किया, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता का विकास किया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के उद्देश्य आपसे पूछे हैं, आपको बताना है क्या है प्रथम उद्देश्य। देखिए, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता विकसित करना और राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार अभिव्यक्त करना जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा का वर्गीकरण पूछा है तो ये नरम दल और गरम दल में इसकी विचारधारा का वर्गीकरण होगा। नरम दल की बात करें तो इस विचारधारा के जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे, उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे और साथ साथ सच्चिदानंद जो हैं सिन्हा थे। उसके अलावा जो गर्म दल है उसकी बात करें तो इस विचारधारा के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे। ये जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अगर पूछा जाता है कांग्रेस की विचारधारा के वर्गीकरण में तब आप जो है यहाँ पे बताएंगे। उसके अलावा जिन्ना की 14 शर्तें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं तो उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता थोड़ा सा और पूना पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप डिटेल में ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन बताइए। तो 1916 में नरम और गरम दोनों दलों एवं कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इस समय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। बंग भंग आंदोलन पूछ रहे हैं कब हुआ, तो 1905 में हुआ और बंगाल का विभाजन जो है किसने किया, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट पूछा है रॉलेट एक्ट क्या था। ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, इसी के नाम पर रॉलेट एक्ट रखा गया है, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले कहाँ तक जो है वो फैल चुके हैं या उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की थी उसे ही हम रॉलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है कि किसने जो है अपनी सर की उपाधि त्यागी दी। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था आपका 1919 में, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। जनरल डायर ने जो है निहत्तों पर जो है गोली चलाने के आदेश दिए थे जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया था, आपसे पूछा है। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं तो खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए अहिंसक असहयोग जो है वो मार्ग अपनाया गया था। चौरा चौरी कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक जो स्थान है वहां पर घटित हुई थी। नेहरू रिपोर्ट की 2 सिफारिशें बताई हैं तो ये थी कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले और भाषाई आधार पर प्रांतों का जो है वो गठन किया जाए। 2 तो ज़रूर याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ, अमृतसर में हुआ था। ये आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका ये जो है वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन 1920-22 का मूल उद्देश्य क्या था, अन्यायी
अंग्रेज शासन का सहयोग ना करना। इन्होंने बहुत तरीके से जो आपके नमक पर कर लगाया गया था, डांडी यात्रा शुरू की गई, उसके अलावा आपका गांधी इरविन पैक्ट भी इसी के बाद आया। तो इन सब के माध्यम से लोगों ने जो है उनके विरुद्ध जाना शुरू कर दिया था और कहीं ना कहीं स्वदेशी बनने का विचार भी वहीं से जो है प्रारंभ हो गया था। अगले प्रश्न में है कि गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था, क्योंकि जो इस घटना से दुखी थे गांधी जी और इस वजह से जो एक हिंसा फैल रही थी उस वजह से उन्होंने ये अपना वापस ले लिया था। काकोरी कांड पूछा है क्या है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया और धन के अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना जो है वो लूट लिया था। यही है आपका काकोरी कांड। लाहौर कांड से क्या तात्पर्य है। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेज अधिकारी जो सॉन्डर्स थे उसकी हत्या की थी और इसके बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दे दी गई थी। ये आपका लाहौर कांड से संबंधित है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये क्या है। 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए एक समिति बनाई और इसका नेतृत्व साइमन ने किया, लेकिन इस समिति में कोई भारतीय नहीं था। ये एक चाल थी, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया। इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूस, हड़तालें, ये सारी चीजें की गई और एक ही नारा जो है उस समय गूंज रहा था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। याद रखिए 1928 में हुआ था ये घटना। गांधी इरविन पैक्ट आ गया है कि गांधी इरविन समझौते को समझाइए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी के वॉयसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वॉयसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली और फिर 5 मार्च, ध्यान रखिएगा 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। 5 मार्च, जैसे आपकी दांडी यात्रा जो है वो हुई थी आपकी इसी से पहले 1930 को, 12 मार्च 1930 को, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसी में समझौता किया और गांधी इरविन समझौता इसे हम कहते हैं। द्वितीय गोज में सम्मेलन में रेमंस मैकडोनाल्ड की घोषणा के क्या बिंदु थे कि यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, 3 विशेषज्ञ समिति, वित्त, मताधिकार एवं राज्यों संबंधी समितियों का गठन किया जाए, 2 मुस्लिम प्रांत हों, उत्तर पश्चिमी प्रांत और सिंध का गठन, साथ साथ भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना। पूना पैक्ट पूछा है कब आया था। 1932 में पूना पैक्ट आया था। डेट इनके साथ याद रखिएगा क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में अक्सर डेट के साथ दिया रहता है। द्वितीय गोल में सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। प्रथम गोल में सम्मेलन की अवधि पूछिए तो 1930 से 1931 तक ये चला था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता बताएं तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है तो उदारवादी नेताओं के नाम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता, उग्रवादी में सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, जिसे लाल बाल पाल भी हम कहते थे। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता जो दादा भाई नौरोजी थे उनका राजनीति में प्रवेश कब हुआ था, तो 1886 के समय में हुआ था। प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1905 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न आया है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो तापमान और वर्षा में बहुत अधिक भिन्नता है यहाँ, और यहाँ की जलवायु जो है भारत की जलवायु उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मौसमी पवनें किसे कहते हैं, जब सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा जो है होती है उस पर जब सीधी पड़ती हैं तो भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं जो हैं वो कैसे चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर, और मौसमी पवन कहलाती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने, यहाँ के धरातल की बनावट, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र से जो दूरी है, अक्षांशीय स्थिति और भूमध्य रेखा से दूरी, साथ साथ मानसूनी हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं वो इसके प्रमुख कारण हैं। समताप रेखा किसे कहते हैं, समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है, समताप रेखा कहलाती है। सबसे अधिक वर्षा पूछा है कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी के निकट जो मासिन ग्राम है वहाँ पे होती है। पहले चेरापूंजी लिखते थे हम, लेकिन अब अगर आता है तो आप मासिन ग्राम ही लिखेंगे। वहाँ पर रिकॉर्ड की गई कितने सेंटीमीटर वर्षा, 1142, 1142। जलवायु क्या है, जलवायु मौसम की दीर्घकालिक जो है वो अवस्था होती है जो बहुत आसानी से नहीं बदलती है, एक लंबे समय तक एक जैसी रहती है। लेकिन मौसम जो है इसके विपरीत वो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, यानी कि एक ही दिन में कई प्रकार से बदल सकता है। जलवायु के तत्वों का वर्णन, तो तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान
आदि ये तत्व हैं। मौसम के तत्व हैं, वर्णन कीजिए, तो पवने, वायुदाब, सौर विकिरण, वायु का तापमान। उसके अलावा मौसम विज्ञान की संरचना किसके द्वारा होती है, तो मौसम विज्ञान की संरचना जो है वो मौसम के द्वारा ही होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके लिए किया गया जो भी एफर्ट है, अगर वो आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो स्प्रेड हो सके और सभी के लिए जो है वो यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। जैसा कि आपके पेपर बिल्कुल ही नज़दीक हैं, एक वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मैकमोहन रेखा क्या है, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है, तो ये जो है वहाँ पे ऊंचे पर्वत हैं, गहरी घाटियाँ हैं, बड़े मैदान और चौड़े पठार और अनेक द्वीप हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी जो है वो एवरेस्ट शिखर है, 8848, ध्यान रखिएगा, नेपाल हिमालय में स्थित है। दून घाटी क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। दून घाटी क्या है, लघु हिमालय और जो शिवालिक श्रेणी है उसके बीच कई विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें एक जो प्रसिद्ध घाटी है उसको दून घाटी के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्र में जो है सुंदरवन पाए जाते हैं, इनको ज्वारीय वन भी कहते हैं। सुंदरवन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे। भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं, उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिमी में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहलाता है। उसके अलावा खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। भारतीय कृषि पर अगर एक टिप्पणी लिखना हो तो भाई कृषि प्रधान देश है, 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियां होती हैं, एक से बहुत सारी फसलें पैदा होती हैं। इसमें ऑप्शन में चाय, गन्ना, मोटे अनाज, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पूछा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का प्रतिशत कितना है, तो 40% लोग ऐसे हैं। भारत में किस गोलार्ध में है, भारत जो है वो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय स्थिति है तो आप थोड़ा सा रट के जाइएगा कि उत्तर में 8 डिग्री 4 और उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6, उत्तरी अक्षांश आपसे पूछा है, और 68 डिग्री जो है आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। फिर पूछा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263। एकदम रट लीजिए, कभी भी कहीं भी पूछा जाए तो 32,87,263 जो है वो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। विशाल मैदान के जनजीवन को समझाइए भारत में, तो यहाँ पे बात करें तो मैदान जो है वो जनजीवन की दृष्टि से खुशहाल और विकसित आबादी वाला क्षेत्र है। उत्तर का विशाल मैदान, इस भाग के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त सभी सुविधाएं जैसे बड़े बड़े भव्य नगर, आवागमन के साधन हैं। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका जो है वो सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दक्षिण के पठार और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के जनजीवन तथा प्रमुख नगरों को समझाइए। इस भाग में आबादी बहुत छितरी बितरी हुई है और गांव और शहर जो है दूर दूर बसे हुए हैं। गर्मियों में अधिक गर्मियां पड़ती है, तालाब पोखर सूख जाते हैं, बरसात में वर्षा कम होती है। आल्हा और कजरी के गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख नगर झांसी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नागपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद इस तरीके से हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों को खोजने और विकसित करने के लिए निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 1955 में हुई थी, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया है, 10 जिले हैं। ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, झांसी और इलाहाबाद। अब आपके पेपर जो है उसमें सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, लगभग 10 से 20% तक कॉम्पिटेटिव लेवल का पूछा जाता है कि जनगणना में कैसा रहा। जैसे पिछले वर्ष पूछा भी गया था जनगणना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, कौन सा जिला किस में आगे है, किस चीज़ के उत्पादन में, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन को कवर करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप कौन से हैं, तो उत्तर में हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग और दक्षिण का पठारी भाग, जिसे हम बुंदेल का पठार भी कहते हैं। कोयला झारखंड के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भाई झारखंड राज्य में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है, असम में है। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है, तारापुर में। ये सब रट लीजिएगा, ये सब आपसे ज़रूर ही पूछे जाएंगे, ज़रूर से ज़रूर। कलपक्कम में कहाँ स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो है कलपक्कम। कोटा जो है रावत भाटा, वो परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, कोटा राजस्थान में है, पता होगा आप लोगों को। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में है, मुंबई में। बॉम्बे हाई क्या है, एक खनिज तेल है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए जो है वो अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। झरिया कोयले की खान है, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज कोयला क्षेत्र है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से पूछ रहे हैं, राज्य कौन सा है, तो झारखंड में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है। अभ्रक में प्रमुख स्थान है, अभ्रक उत्पादन में भारत का जो है पूछ रहे कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है पूरे विश्व में।
कोलार सोने की खान कर्नाटक में है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से है हेमेटाइट का संबंध। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब घोषित की गई? 1998 19 दिसंबर को घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में कितनी फसलें होती हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। डिटेल में बात की हुई है हमने, आप जाके वीडियो में जो है वो देखिएगा, वहाँ पे हमने बात की हुई है इसकी। गन्ने की फसल पर एक टिप्पणी लिखनी हो तो गन्ना जो कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में अपना प्रथम स्थान रखता है और देश का लगभग 35.62% जो है यहाँ पे गन्ना उत्पादित हो जाता है। दो प्रमुख क्षेत्र हैं इसके, एक तराई क्षेत्र और दूसरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है वो कैसी हो? उपजाऊ हो। जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? ध्यान रखिए, ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया, ये सारी चीज़ें जो है जायद की फसलों में बोई जाती हैं। कृषक नीति 2005 की विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। तो भाई किसानों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई मृदा की, उसके अलावा उन्नतशील बीजों की, साथ ही साथ एक मशीनरी वगैरह भी दी गई उनको, और अच्छी हिस्सेदारी में जो है कृषि उत्पादों की बॉन्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी हिस्सेदारी, इन सब पे भी समझौता किया गया। पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो पुरातत्व की लोग रुचि लें, उनके उद्देश्य, यही उद्देश्य था कि लोगों में एक रुचि जागे, इसलिए इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुई थी। राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1874 में हुई थी। ललित कला अकादमी लखनऊ का संक्षिप्त परिचय आपने देखा भी होगा, लखनऊ में है ललित कला अकादमी। तो एक तरीके से जो कलाकार हैं उनकी जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन मिले, सहयोग के उद्देश्य से ही इसकी स्थापना हुई थी। कुंभ मेला कब लगता है? प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। उत्तर प्रदेश जो नाटक अकादमी है लखनऊ में ही है, इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई। उत्तर प्रदेश में कुल कितने सांस्कृतिक विरासत हैं, संरक्षण संग्रहालय हैं? 83 हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने मेलों का आयोजन होता है? 250 मेले, कई मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, डिटेल में हम कभी बात करेंगे बैठ के इसमें, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि 250 मेलों का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता के कारण आप लिख लेंगे, प्रकार आप लिख लेंगे पर्यावरण प्रदूषण के, साथ साथ पर्यावरण का अर्थ, हमारे जो चारों ओर फैला एक परिवेश है, लिख लेंगे आप। उसके अलावा बहुत पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त वर्णन, भौतिक है, अभौतिक है, ये भी चीज़ें आपको पता है, बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ आप लिख लोगे कि कैसे खतरा पैदा हो जाता है, जलवायु दूषित हो जाती है, जल, भोजन सब कुछ दूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण आप लिख लोगे कि किन कारणों से गैस की मात्रा जो है वो एक अनिश्चित मात्रा, जब बैलेंस बिगड़ता है जो हमारी अर्थ में पर्यावरण में गैस का है, उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, अवांछित मल जो है, उद्योग से निकलने वाला धुआं, और धुआं से तो जल प्रदूषण होगा, लेकिन जो उसका निकला हुआ कचरा है वो जब जल में मिलेगा तो इस तरीके से जो पेस्टिसाइड है कृषि से रिलेटेड वो सारे जल में घुलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रभाव यही है कि मनुष्यों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं इसको पीने से, जल को पीने से। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत वही हैं, परिवहन के साधन जो हैं, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर, रेडियो, उद्योग धंधे, मशीनें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा है कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये याद रखिए आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, मैत्री संबंध हो राष्ट्रों के बीच में, और जो भी समस्याएं हैं सांस्कृतिक लेवल पर, आर्थिक और सामाजिक लेवल पर, उन पे जो है सहयोग सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाइए एकदम से। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। उसके अलावा मानवाधिकार दिवस पूछा है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद ये भी रखिएगा कि 1993 से जो है वो ये स्टार्ट हुआ था मानवाधिकार दिवस। भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। उसके अलावा पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? ये तो पूछा ही जाता है हमेशा ही, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, किसी भी तरीके से। 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी हैं और आपके 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। इसमें चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे सदस्य हैं इसके। 10 अस्थायी और केवल 2 वर्षों के लिए महासभा में जो है वो चुने जाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 राष्ट्र, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश हैं इस समय। यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की है? यूनेस्को ने जो है शिक्षा के प्रसार में भारत की सहायता की है।
एक क्वेश्चन और हम कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। मैंने सोचा था कि एक कोर्स वीडियो में कंप्लीट कोर्स होगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही जल्दी आएगा आपके लिए। इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 के बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्वतंत्रता कायम रखना, प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग करना, ये जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अंतर्गत जो थे उनके बिंदुओं का वर्णन है। ये सारी चीज़ें इसमें थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे और आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।